नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 15th और 16th में 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको आंसर सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाते चलिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करें। 15th और 16 मई 2024 का जो हमें पहला करंट अफेयर या पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS से, और ये न्यूज़ आपके काफ़ी पास की न्यूज़ है। ये न्यूज़ जो होगी, आप जो लोग करंट अफेयर सुन रहे हैं उन लोगों ने यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया होगा, काफ़ी बार अपने लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी जो अभी आपको देखने मिल रही वाली है। ये IVRS है, काफ़ी लोगों ने IVRS का नाम भी सुना होगा, कुछ लोगों ने इसका नाम नहीं भी सुना होगा, तो भी आपको पता चल जाएगा और आपको याद आ जाएगा सब चीज़ें। तो सिलेबस इसका साइंस में जाता है। रिसेंटली जो वोटर्स होते हैं वो रिसीव कर रहे हैं एक इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS कॉल्स जिसे कहा जाता है। ये जो कॉल्स होते हैं, ये वोटर जो यानी जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको ये कॉल आ रहे हैं, यानी हम सिटीजन्स को ये कॉल आ रहे हैं। लगभग हर दिन लोगों को कॉल किए जा रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होती है ये ऑर्डर करे एक इंक्वायरी कि भाई सर्विस प्रोवाइडर जो है, हमारे जो सिम कार्ड के जो भी कंपनीज है, वो हमारे जो नंबर्स है वो किस तरह से ये हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह से दे रही है, ये अधिकार, ये राइट उनको किसने दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ चल रही है। तो बैकग्राउंड यही है कि इस तरह के जो कॉल होते हैं ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एक्ट जो है 1997 का, इसको वायलेट कर रहे हैं, एक एक्ट को वायलेट कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है और लाखों वोटर जो होते हैं वो डेली अफेक्ट हो रहे हैं ऐसे IVRS कॉल्स से। इट्स एसेंशियल फॉर द ECI है ना, इसलिए ये क्या हो गया, ये ज़रूरी हो गया ECI को कि ये जो इशू है इसको जल्द से जल्द सॉल्व करे और जो वोटर्स है उनको प्रोटेक्ट करे, उनके प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करे और इलेक्शन प्रोसेस फेयर मैनर में ले, क्योंकि किसी को थोड़ी बताना है कि हम किसको वोट कर रहे हैं। वोट तो सीक्रेट होता है, ये तो गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, फिर भी आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, ये सब ठीक बात नहीं है। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये IVRS क्या होता है, ये अब हमें पढ़ना होगा क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट बन गया है। IVRS की बात करें तो सबसे पहले ये इसका फुल फॉर्म जो है वो है इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ये एक ऑटोमेटेड टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी है, यानी कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपसे जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है वहाँ से बात की जा रही है ना। कंप्यूटर जो होता है इंटरैक्ट करता है ह्यूमंस के साथ वॉइस का यूज़ करके, DTMF टोन्स इनपुट जिसे कहा जाता है कीबोर्ड के चलते, है ना। यानी अगर आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, आपको जो बटन दबाने बोलिए तो उसके चलते आपके रिस्पॉन्सेस उनको पता चल जाते हैं। तो IVRS जो होता है ये कॉमनली कॉल सेंटर्स पे यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। तो यहाँ सेल्फ सर्विस ऑप्शन मिल जाता है कि भाई अपने आप ही कंप्यूटर वो चीज़ें डील कर लेता है जो कि ह्यूमन बींग्स को करनी पड़ती रहती। तो बहुत सारे कॉल आने के कारण ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। बेनिफिट जो IVRS का यूज़ करने का वो यही है कि कस्टमर सर्विस अच्छे से मिल जाती है, ज़्यादा वेट टाइम नहीं होता है, वेटिंग आपको ज़्यादा नहीं रहना पड़ता है। जो नॉर्मल से इशू है वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं किसी से बात किए बिना, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ही, या IVRS कॉल के थ्रू भी यहाँ पे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत कम है बिजनेसेस के लिए, इसको चलाने के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। और मॉडर्न IVRS जो होता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग नेटवर्क्स पे चल जाता है, जैसे पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स पे चल जाता है, वॉइस ओवर IP पे चलता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस जो होती है वॉइस XML में या वॉइस में जो लिखी जाती है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा है ये एक ऑप्शन, बट इसका यूज़ गलत नहीं करना चाहिए। जैसे कि पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए, पॉलिटिकल कैंपेन्स और IVRS बहुत एक दूसरे से जुड़ गए। इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो IVRS का यूज़ करके लोगों तक पहुँच रही है, वोटर्स तक पहुँच रही है। वोटर्स को प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस भी आ रहे हैं कैंडिडेट या पार्टी लीडर्स से, जो उनको अर्ज कर रहे हैं कि वोट करें, या हाईलाइट किए जा रहे हैं उनके कैंपेन की प्रोमिसेस कि भाई हम ऐसा करने वाले, हम वैसा करने वाले। तो ये बातें ठीक नहीं है। और ये जो मैसेजेस है, ये मैसेजेस इन्फॉर्मेटिव और परस्यूएसिव भी रह सकते हैं। तो हम कहेंगे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रह सकते हैं या फिर वो गलत भी रह सकते हैं। तो डिपेंड करता है पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है। इसीलिए ऐसे कॉल से बच के रहना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लेनी चाहिए, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो ये जो करंट अफेयर इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब जो हमें दूसरी न्यूज़ देखने मिल रही है वो है चाबहार पोर्ट को लेके। चाबहार पोर्ट कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं ये पोर्ट ईरान में है, और ये जो सिलेबस इसका जाता है वो करंट इवेंट्स या GS2 में जाएगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट में ईरान और इंडिया के बीच में एक हम कहेंगे कि
स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो हम ये भी देखेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले आपको कंटेक्स्ट बता दूं, इंडिया और ईरान ने साइन किया है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। मंडे को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था कि भाई हम जो टर्मिनल है यानी जो चाहबार पोर्ट है ईरान में, उसको हम यूज़ करेंगे जहाँ से हम अपने ऑपरेशंस चलाएंगे। यानी पोर्ट पे होता क्या है, पोर्ट पे शिप्स आना जाना करती है, तो जो भी ट्रेडिंग है, जो भी बाकी ऑपरेशंस है, वो दोनों मिलके चलाएंगे और हम इसको दोनों मिलके यूज़ करेंगे। 10 साल तक हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि बैकग्राउंड क्या है। लॉन्ग टर्म बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। बायलैटरल यानी क्या, जो दो देशों के बीच में होता है, इसलिए बाय यानी दो लैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह से दो देशों के बीच में साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। तो दो देशों की दो कंपनीज के बीच में साइन किया गया। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जिसको IPGL कहा जाता है, और द पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन PMO कहा जाता है, जो कि ईरान का है। और यहाँ यही कहा गया है कि जो ऑपरेशन है शहीद बहेश्ती टर्मिनल जो है चाहबार पोर्ट पे एक टर्मिनल है, शाहिद बहेश्ती टर्मिनल करके है, यहाँ पे 10 साल तक ये दोनों मिलकर अपने ऑपरेशंस चलाएंगे। तो पैक्ट जो होता है वो रिप्लेस करता है 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट को। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो 1-1 साल में फिर से रिन्यू करना पड़ता रहता है, 1-1 साल का रहता था। अभी ये जो है ये 10 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया, इसलिए चाहबार पोर्ट जो है ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ गया। तो चाहबार पोर्ट क्या है ये देख लेते हैं। चाहबार पोर्ट जो होता है ये एक डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर पोर्ट रहा तो बहुत अच्छी बात होती है, शिप्स जो बड़ी बड़ी है वो भी आना जाना कर सकती है। तो चाहबार कहीं ना कहीं डीप वाटर पोर्ट है, जो कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये ईरानियन पोर्ट है, जो कि इंडिया के काफ़ी पास में, इंडिया के काफ़ी क्लोज है, और ये ओपन सी में लोकेटेड है, यानी समुद्र में ओपनली लोकेटेड है ये। इस कारण ईजी और सिक्योर एक्सेस हो सकता है, बड़ी बड़ी शिप्स यहाँ पे आना जाना कर सकते हैं। अगर थोड़ा लैंड के करीब या फिर ऐसा लैंड से घिरा हुआ होता तो बड़ी बड़ी शिप्स को आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया रहता। अब हिस्ट्री और प्रोग्रेस की बात करें अगर इस पोर्ट के, तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ इसका इतिहास या फिर ये कैसे बना। मॉडर्न चाहबार पोर्ट जो होता है ये 1970s में बना। तेहरान जो था रियलाइज्ड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पोर्ट, है ना। फिर तेहरान को ये पता चलने लगा कि भाई हमारे बीच में यानी ईरान और इराक के बीच में जो वॉर चल रहा है 1980s में, उतना ही उसमें ये पोर्ट का कितना अच्छा रोल रहा है। हम कितनी सारी नेवी को यहाँ से वहाँ ले जा सके, नेवी के कितने ऑपरेशंस चला सके, तो ये पोर्ट जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो ईरान को पता चल गया। जनवरी 2003 में जो प्रेसिडेंट खत्म थे, यानी हम कहेंगे कि ये थे ईरान के, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, इन्होंने साइन किया था एक एम्बिशियस रोड मैप कि हम दोनों कॉपरेशन के साथ इस पोर्ट पे काम करेंगे। तो हम कहेंगे की प्रोजेक्ट्स में हम कहेंगे दो जो कंट्रीज है उनके बीच में जो एग्री किए थे प्रोजेक्ट्स, उसमें से हम कहेंगे कि ये बात थी कि भाई देखो साउथ एशिया के साथ हम जुड़ पाएंगे इजीली। एक पर्शियन गल्फ भी आता है वहाँ पे, अफगानिस्तान आता है, उसके अलावा सेंट्रल एशिया आता है, यूरोप आता है, इन सब से हम जुड़ पाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इन दो कंट्रीज़ के बीच में। और आपको ये भी बता दूं कि जो टाइमलाइंस है इन प्रोजेक्ट की वर अंडरडन बाय इंडियाज ग्रोइंग रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। तो कहीं ना कहीं यूएस के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे होने लगे, तो ये जो भी प्रोजेक्ट था इसकी टाइमलाइंस खत्म होने लगी, क्योंकि अब हमारे रिलेशन ईरान से दूर होने लगे थे उस वक्त। तो यूएस जो होता है विच डिक्लेयर्ड ईरान एज वन ऑफ द एक्सिस ऑफ एविल, है ना, यानी ईरान के साथ तो यूएस की दुश्मनी थी, और यूएस से जब हम करीब होने लगे तो ईरान के साथ हमारी भी थोड़े से रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, इसलिए हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये अच्छे से नहीं चल पाए। तो इराक और नॉर्थ कोरिया जो होते हैं इनके साथ भी मिलके, यानी इराक और ईरान भी कहीं ना कहीं दुश्मन है, और नॉर्थ कोरिया भी, तो ये सब के साथ हम कहीं ना कहीं जुड़ गए, ईरान से हम दूर होने लगे, इसलिए हमारी रिलेशनशिप जो थी तेहरान के साथ वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए दिखी थी। चाबहार पोर्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं बिकम अ कैजुअलिटी, यानी हम कहेंगे कि वो हमसे हाथ से निकलते जा रहा था। इंडिया जो होता है, आपको ये भी बता दो, इंडिया स्पेंड, यानी इंडिया ने लगभग $100 मिलियन जो होते हैं वो खर्च किए थे कि वो कंस्ट्रक्ट करे 218 किलोमीटर का रोड दिलाराम से, हम कहेंगे वेस्टर्न अफगानिस्तान में जो है दिलाराम, वहाँ से तो ज़ारांज तक जो कि ईरान अफगान बॉर्डर पे है, ताकि चाबहार पोर्ट को लिंक कर सके। ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको ये पोर्ट हमारे पास रहना, क्योंकि हम इससे बहुत जगह जुड़ सकते हैं। तो IPGL जो है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड जो है वो ऑपरेटिंग इन चाबहार पोर्ट, वो अगर देखा गया तो वो खुद के सब्सिडरी पे चला रहा है, सब्सिडियरी ओन सब्सिडियरी है, यानी हम कहेंगे कि वो खुद ये चीज़ों को चला रहा है। इंडियन पोर्ट ग्लोबल चाबहार फ्री जोन भी बनाया गया है दिसंबर 2018 से 24 दिसंबर से, ताकि सब अच्छे से आना जाना हो सके वहाँ से और सब चीज़ें अच्छे से चल सके। तो ये जो पोर्ट होता है, ये पोर्ट को हैंडल किया गया है मोर देन 90,000 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, इतने ज़्यादा इस पे ये इतना पोर्ट ने हैंडल किया है ऑफ कंटेनर ट्रैफिक। अब तक इतनी ट्रैफिक यहाँ से आना जाना की है कंटेनर यानी शिप्स की, और मोर देन 8.4 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बल्क
जनरल कार्गो अब तक यहाँ से गया है तब से जब से बना है। तो सोचिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे पोर्ट्स तो इंडिया के पास होने ही चाहिए। अब आपको बता दूं कि जो चाबहार है और चाबहार के अलावा INCTC जो है ये क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन। टू बेटर रियलाइज चाबहार पोर्ट्स पोटेंशियल, अब चाबहार पोर्ट कितना अच्छा है ये देखने के लिए डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विथ लार्जर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, है ना। तो वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा, यानी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहाँ से शिप्स आना जाना करेगी। तो चाबहार के लिए यहाँ पे बहुत सारी यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं जो वेटिंग है और वो काम भी कर रहे हैं इस पर। तो INSTC जो है इसको इनिशिएट किया है रशिया ने, इंडिया ने और ईरान ने, तीनों ने मिल के ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है, इसको 3 लोग यूज़ करने वाले हैं। और हम लिंक करेंगे इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, यहाँ से वहाँ आना जाना हो सकता है। कैस्पियन सी से ईरान से होते हुए हम कहेंगे ऑनवर्ड टू नॉर्दर्न यूरोप जा सकते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग जो है रशिया में वहाँ तक, यानी हम कहेंगे कि काफ़ी बड़ी कनेक्टिविटी मिल सकती है चाबहार और INSTC ये प्रोजेक्ट के चलते। तो बहुत अच्छी बात है और ये जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये चाबहार पोर्ट बहुत सारे देशों के लिए। और ये जो न्यूज़ थी इसका करंट अफेयर जो थी इसका जो सोर्स था वो था द इंडियन एक्सप्रेस। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है जीनो ट्रांसप्लांटेशन को लेके। जीनो ट्रांसप्लांटेशन यानी आपको तो पता होगा कि जब एक स्पीसी से दूसरा एक स्पीसी का ऑर्गन निकाल के किसी और स्पीसी में डाला जाता है तो इसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसी और का हार्ट जब किसी और को लगा दिया जाता है तो इसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये तो हमको पता ही है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी होते हैं, हेयर्स भी लगाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें। बट ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है ये समझना होगा। और इसका सिलेबस तो सबसे पहले बता दूं करंट अफेयर्स में जाता है और इसका जो सिलेबस है वो साइंस में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या हुआ है, फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ मॉडिफाइड पिग किडनी ट्रांसप्लांट, यानी पिग की एक किडनी निकाल के एक इंसान में डाली गई थी, उसको उस किडनी को मॉडिफाई करके उसमें ट्रांसप्लांट की गई थी। तो पास्ट अवे ऑन सैटरडे May 11 को उनकी डेथ हुई है जिनके अंदर ये किडनी डाली गई थी। अराउंड 2 months आफ्टर द सर्जरी वॉज कैरिड आउट, है ना। तो 2 महीने हो चुके थे सर, 2 महीने तक वो जिंदा रहे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, ये हमें पता चलता है। बैकग्राउंड क्या है, रिचर्ड स्लेमैन थे जो जिनकी डेथ हुई है, वो फर्स्ट मॉडिफाइड पिग किडनी ट्रांसप्लांट उनके अंदर की गई थी मार्च में इसी साल, अभी उनकी डेथ हुई है। की टेकअवेज देख लेते हैं क्या हुआ है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है क्या नहीं ये देखना होगा क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग होता है, जिसको कहा जाता है जीनोज। जीनोज यानी फॉरेन या फिर स्ट्रेंज एंड इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन फ्रॉम वन स्पीसी टू अनदर, यानी फॉरेन यानी किसी और की या स्ट्रेंज व्यक्ति की किडनी निकाल के किसी और में डालना, इसको कहा जाता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेड सेल्स जो होंगे वो डाले जा सकते हैं, टिश्यूज डाले जा सकते हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, और जो ट्रांसप्लांट होते हैं उनको जीनोग्राफ्ट्स कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे और जो भी चीज़ ट्रांसप्लांट हुई है उनको कहीं ना कहीं कहेंगे जीनोग्राफ्ट्स या फिर जीनो ट्रांसप्लांट्स। अब ये जो प्रोसेस है इसको कॉन्ट्रास्ट किया जाता है विद एलो ट्रांसप्लांटेशन, यानी ये एलो ट्रांसप्लांटेशन से अलग है, या फिर हम कहेंगे कि सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशन से अलग है, या फिर आपको बता दूं कि ऑटो ट्रांसप्लांटेशन से भी अलग है। अब ये 3 चीज़ें क्या है ये बता देते हो। एलो ट्रांसप्लांटेशन में ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे में डाला जाता है जो कि सेम स्पीसीज होते हैं बट डिफरेंट जीनोटाइप होते हैं, जैसे दोनों ह्यूमन बींग्स है बट अलग अलग परिवार के, उनमें डाले गए एलो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरे है सिंजेनिक ट्रांसप्लांटेशन या आइसो ट्रांसप्लांटेशन, यानी ट्रांसप्लांट्स बिटवीन 2 जेनेटिकली आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी जेनेटिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और बट वो भी सेम स्पीसीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों ह्यूमन बींग्स जो एक ही परिवार के हो। अगला है ऑटो ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर इन द सेम पर्सन, हमारे ही बॉडी का कोई और पार्ट निकाल के किसी और जगह पे लगाया जाता है और इसको कहा जाता है ऑटो ट्रांसप्लांटेशन, वही सेम ह्यूमन बींग में जो होता है। इस तरह से हमें 3 ट्रांसप्लांटेशन देखने मिलते हैं बट जीनो ट्रांसप्लांटेशन इन सबसे अलग है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इन्वॉल्विंग हार्ट वॉज ट्राइड इन ह्यूमंस इन 1980s। तो हम कहेंगे जीनो ट्रांसप्लांटेशन में पहला ऑर्गन जो था जो ट्रांसप्लांट किया गया था वो हार्ट था, जो 1980s में किया गया था। ये जो द नीड फॉर सच प्रोसीजर वॉज फेल्ट, है ना, ऐसा करने की हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि अगर देखा गया तो काफ़ी सारे ट्रांसप्लांटेशन जो होते हैं वो करने की ज़रूरत थी पेशेंट्स में और डोनर उतने अवेलेबल नहीं थे। डोनर अवेलेबल नहीं थे तो कहाँ से लाएंगे, इसलिए फिर जानवरों से लाने की कोशिश करके यहाँ पे ट्रांसप्लांट किए गए। यहाँ पे पोटेंशियल ट्रीटमेंट भी हो जाती है और कहीं ना कहीं ऑर्गन
फेल्यूर से भी हम बच जाते हैं। एक रिपोर्ट आई थी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, वहाँ के जो फिजिशियंस है उन्होंने ये कहा है इन्वॉल्व इन स्लेमेंस ऑपरेशन, तो स्लेमन जो थे उनके ऑपरेशन में जो भी इन्वॉल्व थे, जो फिजिशियन, जो डॉक्टर, उन्होंने कहा था 69 जेनोमिक एडिट्स करना पड़ेगा पीक के किडनी में इस केस में। और जेन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो होगी, जिसको क्रिस्पर Cas9 कहा जाएगा, ये की जाएगी और इससे रिमूव किया जाएगा सर्टेन पीक जीन्स। तो पीक के अंदर के जो जीन्स है वो यहाँ से रिमूव किए जाएंगे इस प्रोसीजर टू दैट प्रोड्यूस शुगर्स विथ एंटीबॉडीज, जो शुगर बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है और हमारे इम्यून सिस्टम में रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों को रिमूव किया जाएगा और फिर ऐड किया जाएगा कहीं ना कहीं ह्यूमन जीन्स उस किडनी में, जो कि ह्यूमन के लिए कॉम्पिटिबल रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्यों एक पीक की किडनी एक ह्यूमन के किडनी के जगह पे ट्रांसप्लांट की जा रही है, पिग को ही क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो पिग के हार्ट के वॉल्व्स होते हैं हैव बीन यूज फॉर रिप्लेसिंग डैमेज्ड वॉल्व्स इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के यानी पिग के जब हमारे हार्ट के जो वॉल्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पिक के वॉल्स यहाँ पे लगाए जा रहे थे हमारे हार्ट में, और ये अभी नहीं चल रहा है, ये 50 साल से चला आ रहा है। तो पिक जो होता है एनाटॉमिकल अगर देखा गया या फिर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स पिक के देखे गए तो ह्यूमन से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ह्यूमन से काफ़ी सिमिलर है। और पिग को ब्रीडिंग करने के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है फार्म में, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते में उनकी ब्रीडिंग भी हो जाती है। और वेराइटीज़ ऑफ पिग ब्रीड्स जो है उनको फार्मिंग हम कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए कि हम हार्वेस्ट कर सकते हैं ऑर्गन्स को जो मैच हो सकते हैं स्पेसिफाइड नीड्स के चलते जो ह्यूमन रेसिपेंट्स होंगे उनके। तो हम कहीं ना कहीं पिग को ईजीली ला सकते हैं, उनकी फार्मिंग कर सकते हैं, उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो जनवरी 2022 में फर्स्ट जीनो ट्रांसप्लांटेशन जो था वो किया गया था, मॉडिफाइड पिग हार्ट का वॉज डन। हम कहेंगे कि ये किया गया। हाउएवर पेशेंट पास्ट अवे आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि रेंज ऑफ फैक्टर्स अलग अलग थे। हम कहेंगे कि कुछ लेटेंट वायरस जो थे पिग के हार्ट में वो इंसान में पहुंच गए और वो यहाँ बच नहीं सका, तो ये डिसफंक्शन हो गया ट्रांसप्लांट का और कहीं ना कहीं वो जिंदा बच नहीं सका। तो ये भी हुआ था और अभी आपने देखा कि किडनी जो डाली गई उसके बाद भी 2 महीने बाद यहाँ फिर से डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ थोड़ी सी दिख रही है, बट अगर अच्छे से काम किया जाए तो यहाँ पे पिग की किडनीज या पिग के ऑर्गन्स भी काम आ सकते हैं ह्यूमंस के। तो ये एक न्यूज़ थी और इसका जो करंट अफेयर था, ये जो न्यूज़ थी, इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है 55 कैनक्री ई को लेके। तो ये 55 कैनक्री ई क्या है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक प्लानेट है। तो ये प्लानेट है तो इसका सिलेबस करंट इवेंट में भी जा सकता है और आप तो जानते हैं कि ज्योग्राफी से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ ही सकता है और बिल्कुल आएगा। तो कैनक्री ई जो होता है इसके बारे में हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखिए एक थिक एटमॉस्फेयर डिटेक्ट की गई है अराउंड अ प्लैनेट। उस प्लैनेट का नाम है कैनक्री ई, जिसकी साइज अर्थ से 2 गुना है, अर्थ से भी ट्वाइस है, वो अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारे आसपास के ही सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम जो होता है वो स्टार का होता है, जितने भी स्टार्स आप आसमान में देख रहे हैं, स्काई में देख रहे हैं, उन सबका अपना सोलर सिस्टम हो सकता है। जैसे कि हमारा सन भी आखिरकार एक स्टार है। तो बाकी स्टार्स से अगर देखोगे तो हमारा सन भी आपको छोटा सा बाकी स्टार्स की तरह ही दिखता होगा, ये तो हमें पता ही चलता है क्योंकि बाकी स्टार्स भी पास से सन ही है हमारे सन की तरह ही, और उनका खुद का सोलर सिस्टम है और बाकी स्टार्स के पास भी उनके ऑर्बिट में घूमने वाले अपने प्लैनेट्स है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो हमारे आसपास के सोलर सिस्टम में ये देखा गया है। और आपको ये बता दूं कि वेडनेसडे में रिपोर्ट हुआ है कि एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है। सो कॉल्ड सुपर अर्थ, जिसको कैनक्री कहा गया, 50 कैनक्री ई कहा गया है, ये फ्यू रॉकी प्लैनेट्स में से एक है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है और जिसका एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे भी हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देखने मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में जाते हैं तो सुपर अर्थ यानी क्या? सुपर अर्थ यानी प्लैनेट के साइज़, प्लैनेट की साइज़ यानी ऐसा हम कहेंगे सुपर अर्थ यानी अर्थ से भी जो बड़े हैं वो, बट नेपच्यून से छोटे हैं ऐसे प्लैनेट। तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो है इस प्लैनेट पे वो देखोगे तो वो कितना गर्म है, 4200 यानी 4200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वहाँ पे है। और ऐसा कहा जाता है कि इस कारण ही, इतना टेम्परेचर होने के कारण वहाँ लाइफ तो नहीं मिल सकती है। तो एक एक्सो प्लैनेट है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर अभी पाया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। अब आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कैनक्री ई है क्या। 55 कैनक्री ई जो होती है इसको जैनसेन भी कहा जाता है। ये एक एक्सो प्लैनेट है यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का प्लैनेट है और हमारे सन जैसे एक स्टार को ये हम कहेंगे ऑर्बिट करता है, उसके अराउंड ये घूमता है और वो सन का नाम है, वो स्टार का नाम है जो हमारे सन की तरह है, वो है कैनक्री ए। तो प्लैनेट जो होता है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही है और हमसे 41 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से। तो ये कैंसर कॉन्स्टेलेशन में आता है और
और लाइट ईयर यानी क्या, 41 लाइट ईयर कैसे निकालोगे? तो लाइट ईयर यानी डिस्टेंस होता है जितने इसमें लाइट ट्रैवल करता है एक साल में, यानी एक साल में लाइट कितने दूर तक ट्रैवल कर सकता है, उसको लाइट ईयर कहा जाता है। तो ये जो लाइट ईयर है यहाँ पे हमारे यहाँ से कितना दूर है, वो तो 59 ट्रिलियन माइल्स दूर है। तो 4 अदर प्लैनेट्स भी यहाँ पे ऑर्बिट कर रहे हैं उसी होस्ट स्टार को, जिसका नाम है 55 कैनक्री ए। तो इसके साथ और भी हम कहेंगे 4 बाकी प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, जैसे हमारे भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूम रहे हैं वैसे वहाँ भी घूम रहे हैं, और वहाँ सभी गैस जाइंट्स है, तो गैस से भरे हुए प्लैनेट्स है। तो सबसे पहले ये जो है कैनक्री, इसको डिस्कवर किया गया था अगस्त 30, 2004 में, और ये फर्स्ट सुपर अर्थ थी जो इसको डिस्कवर किया गया सीक्वेंस स्टार के पास, है ना। तो ये स्टार के पास, हमारे आसपास के स्टार के पास जो डिस्कवर हुए उसमें से ही ये एक सुपर अर्थ है जो पहली बार डिस्कवर हुई थी। अब मास जो है एक्सोप्लैनेट का वो कितना है, अर्थ से कहीं ना कहीं 8 अर्थ मासेस की तरह, यानी हम कहेंगे 8 अर्थ का जितना वेट रहेगा उतना वेट इसका अकेले का है। उसका डायमीटर देखोगे तो अर्थ से लगभग 2 गुना है, यानी ट्वाइस है। और ये इनर मोस्ट प्लानट जो है इनके प्लानिटरी सिस्टम का सबसे अंदर का प्लानट है, टेकिंग लेस देन 18 आवर्स टू कंप्लीट एन ऑर्बिट। हमको जैसे अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने को, इनको लगते हैं अर्थ को जो है वो 365 डेज़ के आसपास लगते हैं, 6 आवर्स है ना, 365 डेज 6 आवर्स और ऐसा सब समय लगता है अर्थ को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने को। तो वैसे इनको कंप्लीट करने को लगता है सिर्फ 18 आवर्स, तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है ये प्लानट। टेम्परेचर की बात करें तो ये बहुत पास में है, यानी अपने सन से, यानी उसके खुद के वो होस्ट स्टार से बहुत पास में है, तो एक्सट्रीमली हॉट है। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो 3000 केल्विन तक जाता है दिन में। इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन अगर देखा गया तो 2 इंस्ट्रूमेंट्स एब्रॉड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो होता है वो ये बता रहा है कि वहाँ पे हम कहेंगे सब्सटेंशियल इफ़ इनहॉस्पिटेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पे है, परहैप्स वहाँ पे हम कहेंगे गैसेस से वो भरा हुआ है, और वहाँ मैग्मा बहुत ज़्यादा है, वास्ट ओशन ऑफ मैग्मा है। मैग्मा तो रहेगा ही भाई, क्योंकि देखो ज्वालामुखी जैसी चीज़ें तो रहेगी, क्योंकि इतना गर्म जो है वो प्लानट। तो बीइंग सो क्लोज टू स्टार, एटमॉस्फेयर जो होता है वो कहीं ना कहीं इरेडिएशन एंड विंड से भरा हुआ है। तो हम कहेंगे कि काफ़ी ये बहुत खतरनाक रहेगा, यानी हम कहेंगे रेडिएशन काफ़ी है, इरेडिएशन तो वहाँ रहेंगे नहीं, विंड्स भी आपको देखने मिलेगी वहाँ। तो हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें वहाँ पे, बट गैसेस जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है इतने बड़े लावा में, ओशन पूरा लावा का वहाँ ओशन है उससे, और इस कारण हम कहेंगे कि वो बबलिंग अप होते रहता है एटमॉस्फेयर उसका, यानी हम देखोगे तो गरम गरम होते रहता है। और जितने भी प्रीवियस एक्सोप्लैनेट्स थे जिनको हमने एटमॉस्फेयर में ढूंढ के निकाले, पूरे गैशियस प्लैनेट्स थे, वो रॉकी नहीं थे। बट वेब जो होता है, उन्होंने एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन जो है उसको ढूंढते रहे, और डिस्कवरी हुई है एक रॉकी प्लैनेट की एटमॉस्फेयर में, और यही इसका रिसेंट प्रोग्रेस। और ये जो रॉकी प्लैनेट है इसका नाम है कैनक्री ई। तो अगर देखोगे तो देखिए गैसेस से बने हुए जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे किसी काम से नहीं, बट रॉक से बने हुए प्लैनेट्स पे कहीं ना कहीं हम रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ पे रहने की जगह ढूंढ सकते हैं, तो ये इसलिए रिसर्च वहाँ पे करते रहते हैं। तो ये कैनक्री ई जो है ये काफ़ी अच्छा है। तो एक्सोप्लैनेट, अभी तब से आप नाम सुन रहे, तो एक्सोप्लैनेट होता क्या है? एक्सोप्लैनेट ऐसा प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है। जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट है उसको एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, और मोस्ट ऑर्बिट अदर स्टार्स, है ना। तो हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, उसको हमारे प्लैनेट जैसे ऑर्बिट कर रहे हैं, वैसे ये जो भी एक्सोप्लैनेट्स है वो किसी और स्टार को ऑर्बिट करते रहते हैं। फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, तो इनको रॉक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। जो फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं उनको रॉक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो ऑर्बिट करते हैं, कहीं ना कहीं गैलेक्टिक सेंटर है, और हम कहेंगे कि अनटेथर्ड टोनी स्टार है। तो स्टार्स को कहीं ना कहीं ऑर्बिट करते रहते हैं, अलग अलग स्टार्स को, और इस तरह से पूरा सोलर सिस्टम उनका भी अपना खुद का बना होता है हर स्टार का। तो इस तरह से ये जो न्यूज़ थी जिसमें था कैनक्री ई, 55 कैनक्री ई, और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है फ्लर्ट। फ्लर्ट ये वर्ड जो है ये वो वाला फ्लर्ट नहीं है जो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले। ये फ्लर्ट यानी एक तरह का कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है। तो ये काफ़ी खतरनाक है, और इसका सिलेबस जाता है करंट अफेयर्स में, करंट इवेंट्स में, या फिर साइंस में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यू कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आया है जिसको KP2 कहा जाता है। इसका निकनेम है फ्लर्ट। देखा गया तो यहाँ पे काफ़ी सारी केसेस बढ़ रही है कोविड-19 की। यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ गई है, यूनाइटेड किंगडम में बढ़ गई है, साउथ कोरिया में बढ़ गई है,
और अब इंडिया में भी बढ़ रही है नवंबर 2023 से 2023 से, और यह यहाँ पे ऐसा डेटा बता रहा है, जेनोमिक सर्विलेंस का डेटा बता रहा है। की टेकअवेज ये है कि 2 यहाँ पे KP.2 कहा गया है। 0.2 इसलिए कहा गया है क्योंकि डिसेंडेंट है JN.1 का, यानी JN.1 के बाद आया हुआ है, इसलिए 0.1 के बाद 0.2 नाम दिया है KP.2। ये सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन करके जो आया था एक कोविड का एक वेरिएंट, उसका ही ये सब वेरिएंट है, उसी के अंडर आने वाला है। और फ्लर्ट जो होता है इसमें एक एबिलिटी है कि वो इवेड कर सकता है, हमने अब तक जो वैक्सीन ली थी उसकी भी इम्यूनिटी को वो तोड़ सकता है, और बाकी जो प्रीवियस इन्फेक्शन से हमारे अंदर इम्यूनिटी बनी थी उस इम्यूनिटी को भी ये खत्म कर सकता है। सिम्टम्स अगर इसके देखेंगे तो सिम्टम्स जो होंगे वो अर्लियर वेरिएंट्स की तरह ही होते हैं, जिसमें फीवर आता है, कफ यानी खांसी होती है, फैटीग होता है, या फिर हम कहेंगे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन ने ये कहा है कि करंटली कोई भी इंडिकेटर्स नहीं है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि KP.2 जो होता है वो ज़्यादा सीवियर इलनेस कर सकता है बाकी स्ट्रेन से भी। तो बाकी स्ट्रेन से ज़्यादा सीवियर है कि नहीं ये तो अभी हम बता नहीं सकते, बट जो फ्लर्ट है हैज़ हाइटेंड ट्रांसमिशन रेट है ना, इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे लोगों को होते जा रहा है। उसका जो पेरेंट था JN.1 उसी की तरह ये भी दिख रहा है, उसी की तरह ये भी इन्फेक्शन फैला सकता है, ये हमें पता चल रहा है। इन्फेक्शंस जो होंगे वो साइलेंटली स्प्रेड हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है, क्योंकि सीवियर सिम्टम्स जो होंगे वो ज़्यादातर लोगों में हम कहेंगे पीपल आर अनलाइकली टू गेट देमसेल्फ टेस्टेड, है ना। तो विदाउट सीवियर सिम्टम्स लोग तो खुद जाके टेस्ट नहीं करने वाले, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये स्प्रेड कितने जोर से हो रहा है। जिसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, जो टेस्ट कर रहा है उसी को पता चलेगा कि उसको कोविड का ये वेरिएंट हुआ है, अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा, साइलेंटली आके चले भी जाएगा। इंडिया की केस की अगर बात करें, इंडिया की बात करें तो लिटर देन हाफ ऑफ 250 KP.2 जीनोम सीक्वेंस जो होते हैं, ऐसे इंसैकॉक जो है उन्होंने कहा है कि 250 से भी यानी हम कहेंगे कम यहाँ पे केसेस है। 128 सीक्वेंसेस जो है ये महाराष्ट्र से पता चल रहे हैं, और हाईएस्ट नंबर जो है सीक्वेंसेस के वो मार्च में ही देखे गए, तो मार्च में बहुत सारे यहाँ पेशेंट्स देखने मिल रहे हैं। इंडिया जो होगी वहाँ हाईएस्ट प्रोपोर्शन देखने मिल रहा है KP.2 सीक्वेंसेस का, जो भी वर्ल्ड में है उसमें, ऐसा ग्लोबल डेटा बता रहा है। 2 सीक्वेंसेस मेड अप टू 29% ऑफ कोविड-19 सीक्वेंसेस अपलोडेड बाय इंडिया ना, तो 29% तो इंडिया से ही आए हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंसर डाटा से ये पता चल रहा है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिपोजिटरी है इस सीक्वेंसेस का, तो 60 डेज में यहाँ सबसे ज़्यादा है ऐसा पता चल रहा है। और JN.1 कंटिन्यूज टू बी डोमिनेंट वेरिएंट, है ना, तो JN.1 फिर भी इससे ज़्यादा ही है KP.2 से, तो ये वेरिएंट है SARS-CoV-2 का, ये एक वेरिएंट है जो कि हमारे देश में चला इसके पहले। तो हम कहेंगे इस तरह से हमें अभी बच के रहना होगा। फिर से कोविड-19 का एक और वेरिएंट आया जिसको फ्लर्ट कहा जाता है या KP.2 कहा जाता है, और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लेके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आप जानते हैं किसके प्रोटेक्शन के लिए है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके, यानी जो हम कस्टमर्स हैं उनके कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए एक्ट काम करता है। तो इसका सिलेबस जाता है पॉलिटी में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ट्यूसडे को कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो लायबल नहीं होंगे अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर उन्होंने उस तरह से सर्विस नहीं दी तो वो तो जो उनके क्लाइंट्स हैं वो उनको अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनको लायबल नहीं बोल सकते, उनके ऊपर ये जो है ये एक्ट के दौरान कोई केस फाइल नहीं कर सकते। तो कोर्ट जो होता है रूल दैट अ कंप्लेंट ऑफ दिस इफेक्ट अगेंस्ट लॉ एडवोकेट वाज नॉट मेंटेनेबल बिफोर कंज्यूमर फोरम, है ना। तो वकील के खिलाफ इस तरह की कोई आप केस दर्ज नहीं कर सकते और कंज्यूमर फोरम उसको चला भी नहीं सकता। वकील जो होंगे, जो एडवोकेट्स है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर हैं। तो हम कहेंगे जैसे हम कहेंगे क्लाइंट यहाँ पे कंज्यूमर है और वकील जो है वो कहीं ना कहीं उसको सर्विस देने वाला व्यक्ति है। जैसे आपको किसी दुकान से आप कुछ खरीदते हो और आपको वो अच्छा नहीं सर्विस दे रहा है तो आप उसके ऊपर केस डालते, वैसे आप लॉयर के ऊपर केस नहीं डाल सकते, ये यहाँ कहा गया है। बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है 2007 की रूलिंग। 2017 की रूलिंग जो थी वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है NCDRC ने दी थी। उन्होंने कहा था कि सर्विस जो लॉयर्स दे रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो आएगी, ऐसा कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होगा। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 न्यूज़ में आ गया, इसलिए हमें इसे पढ़ना होगा। इसको सबसे पहले 9 अगस्त 2019 में लाया गया था, ये फोर्स में जुलाई 2020 से आया था। इसके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, ऐसा नहीं है, था, बट उसका
जो ईयर था वो 1986 था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया, 2019 बनाया गया। तो हम कहेंगे इंट्रोड्यूस किया गया था कि क्योंकि कंज्यूमर्स की जो भी नीड्स है उसको पूरा किया जाए। 1986 का ज़माना अलग था, यही सरकारों ने भी कहा, और अब का ज़माना अलग है, इसलिए नए एक्ट की ज़रूरत थी। अभी का जो एज है वो डिजिटल एज है, डिजिटल एज में टाइमली और जल्दी जल्दी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंज्यूमर के डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे नया एक एक्ट लाया गया था 1986 के एक्ट को, जो रिप्लेस करता है 2019 का एक्ट। अब साइलेंट फीचर जो है इसके बहुत अलग अलग हैं हम कहेंगे। तो इसमें डिफाइन किया गया ई कॉमर्स को, क्योंकि अभी सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होते जा रही है और कंज्यूमर में भी कौन कौन लोग आते हैं ये भी लोग बढ़ा दिए गए हैं। तो हम कहेंगे अब डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन वाले भी यहाँ पे इंक्लूड करा दिए गए, जो पहले इसमें नहीं थे, क्योंकि 1986 में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। यहाँ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात की जा रही है, यानी अगर सिर्फ बेचने को लेके ही नहीं, तो अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर है, वो ठीक नहीं है, तो उसके भी खिलाफ अभी कंप्लेंट्स डाली जा सकती है इस प्रेजेंट एक्ट के दौरान, ये हमें पता चलता है। इसी के अलावा आपको ये बता दूं कि कहाँ पे कंप्लेंट्स फाइल करनी पड़ती है। सीपीए 1986 जो है वो कहता था कि हमको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी ऐसी जगह जहाँ पे जिसके ऊपर आप केस दर्ज कर रहे हो उसका ऑफिस हो, उस शहर में या उस जगह पे हमें केस फाइल करनी पड़ेगी। बट सीपीए 2019 ने ये चीज़ें बदल दी और अभी ये कहा है कि जिस एरिया में कंप्लेनेंट रहता है वहाँ या वहाँ जहाँ वो काम करता है वहाँ भी केस फाइल की जा सकती है, उस भी शहर में केस फाइल की जा सकती है। रीनेमिंग द फोरम का कहीं ना कहीं रीनेम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम कर रहे कंज्यूमर कोर्ट्स उनको फोरम कहा गया है। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जो काम कर रहे जो कंज्यूमर कोर्ट्स उनको कमीशन कहा गया है। यानी दो अलग अलग नाम जो है ये देने के ये पहले दिए गए थे 1986 में, इस कारण काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा था। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए अभी नाम दिए गए डिस्ट्रिक्ट फोरम्स को रीनेम कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट कमीशंस, यानी अभी फोरम नहीं रहेंगे, अभी कमीशंस ही रहेंगे। अब रहेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये जो फोरम नाम है इसको भी ख़त्म कर दिया गया है 2019 के नए एक्ट से। अगला है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है। ये एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो रहेगी ये कहीं ना कहीं प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और राइट्स और जो राइट्स है उसको एनफोर्स करेंगी कंज्यूमर्स के। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर गलत कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाने का उनके पास राइट यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी आपको पता चलता है और यहाँ पे हम कहेंगे कि पेनल्टी कितने तक की लगा सकते हैं, तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, 10 लाख से 50 लाख तक की लग सकती है। देख के कि कितना सीरियस था वो ऐड का या फिर कितनी ज़्यादा मिसलीडिंग वो ऐड थी। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, पैसे को लेके कितना जुरिस्डिक्शन है। पहले 1986 में कंज्यूमर जो थे वो कंपनसेशन जो है वो 20 लाख का मांग सकते थे, लेस वेयर अप्रोचेबल टू डिस्ट्रिक्ट फोरम्स, है ना। 20 लाख या 20 लाख से कम अगर कंपनसेशन मांग रहे तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, 20 लाख से तो हम कहेंगे 1 करोड़ तक स्टेट कमीशन में जाएंगे और 1 करोड़ के ऊपर अगर मांग रहे तो नेशनल कमीशन में जाना पड़ता था। हाउएवर अभी जो एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर को या डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं ना कहीं यहाँ राइट दे दिया गया है। हम कहेंगे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बढ़ा दिए गए हैं, वो अप टू 1 करोड़ होंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। यानी आपका अगर कंपनसेशन 1 करोड़ तक का है तब भी आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं और 10 करोड़ के ऊपर के तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं। देखिए उस टाइम पे करेंसी रेट और ये सब भी चीज़ें भी सस्ती थी, तो कंपनसेशन यानी तब के 1 करोड़ और आज के 1 करोड़ में फ़र्क है, इसलिए अभी 1 करोड़ जो है वो नॉर्मली लोग कंपनसेशन मांग सकते हैं या फिर लाखों में तो नॉर्मली मांगते ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा एक नया चैप्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट लायबिलिटी को लेके। प्रोडक्ट लायबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी भी प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर जो उसको बेच रहा है उस प्रोडक्ट को या फिर जो बना रहा है या सर्विस जो दे रहा है, उन सब की यहाँ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी हार्म हो रहा है उनके कारण कंज्यूमर को उसको वो खुद कंपनसेट करे अच्छे से। यानी हम क्योंकि उन्होंने क्या किया कि सर्विस अच्छी नहीं दी या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा, उस कारण लॉस हुआ है, हार्म हुआ है कंज्यूमर को, तो वो भर के देना पड़ेगा, उसकी भरपाई करना पड़ेगा। ये भी नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है 2019 के। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ना 2019 का, इसमें लॉयर्स की सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, अभी भी आपको बता देता हूँ। और ये जो न्यूज़ थी इसका सोर्स था सिटीजन्स कंज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप। चलिए अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू चाबार पोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज ईरानियन पोर्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इंडिया। सेकंड, इट इज लोकेटेड एट माउथ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। थर्ड, चाबार इज envisaged
as crucial link in the eastern route of the international north-south transport corridor, facilitating the movement of goods between India and Central Asian countries. How many of the statement given above are correct? Only one, only two, all three या फिर none? जो भी आपको ऑप्शन सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 है Cancri E recently heard in news is an exoplanet with atmosphere, a malware infecting power grid, a new COVID variant या फिर a new type of कैंसर. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर ऑफ द सेम स्पीसी विद डिफरेंट जीनोटाइप इज रेफर्ड टू एलो ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, आइसो ट्रांसप्लांटेशन या ऑटो ट्रांसप्लांटेशन. क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. द एक्ट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कवरिंग ऑल सेक्टर्स whether they are private, public or cooperative. The act provides an alternative dispute resolution mechanism through mediation. Third, it has no power covering misleading advertisements. How many of the statements above are correct? Only one, only two, all three या फिर none. Question number 5. The word flood is recently seen in news is a new coronavirus variant, a cyber attack through social media platforms, an early warning system of fire hazards या फिर a type of suicide drone. आपको जो भी आंसर सही लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है. चलिए अब बारी है जो मैंने पिछले करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स जानने की, जो कि 13 और 14 मई की क्विज थी. क्वेश्चन 1 का था ए, क्वेश्चन 2 का बी, क्वेश्चन 3 सी, क्वेश्चन 4 बी, क्वेश्चन 5 डी और क्वेश्चन 6 सी. आई होप आपके आंसर्स करेक्ट निकले हो. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे. अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं. श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन. अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर. आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे. उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं. मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे.